का दर्द होता है वो खाली पेट ज़्यादा होता है, जिसको हम हंगर पेन बोलते हैं। दोस्तों इसका जो दर्द होता है वो खाली पेट ज़्यादा होता है और खाना खाने के बाद सबसाइड हो जाता है, मतलब खाना खाने के बाद दर्द कम हो जाता है। खाली एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि रात के 2-3 बजे के आसपास बहुत तेज़ दर्द होता है। इतना तेज़ होता है कि मरीज़ जो है अपनी नींद से भी जाग जाते हैं। तो वो भी इसका एक नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी हार्ट व्लॉग्स। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मोहिंदर है और मैं एक MBBS MD मेडिसिन डॉक्टर हूं और दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करता हूं। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और प्लीज़ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो बहुत ही आम समस्या है। काफ़ी सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर हमें पेट में जलन रहती है, हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, हमारे पेट में अल्सर है। तो दोस्तों ये क्या समस्या होती है, ये क्या बीमारी होती है, ये बीमारी क्यों होती है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका इलाज होता है। दोस्तों इस बीमारी को हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। दोस्तों पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का मतलब बेसिकली एक बहुत ही कॉमन भाषा में समझें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो होता है गैस्ट्रिक अल्सर, यानी जिसको हम बोलते हैं स्टमक में जो हमारा पेट होता है उसमें अल्सर बन जाते हैं। दोस्तों अल्सर का मतलब ये होता है कि जो हमारी नॉर्मल पेट के अंदर की जो म्यूकोज़ा लाइनिंग है, जो उसकी अंदर की जो एक तरह से जो खाल है, जो पेट के अंदर की एक तरह से जो लाइनिंग है जिसको हम म्यूकोज़ा लाइनिंग बोलते हैं, उसमें जो है ब्रेक्स पड़ जाते हैं। वो जो म्यूकोज़ा लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, जिसके कारण से वहाँ पे एक अल्सर बन जाता है, यानी एक गड्ढा जैसा बन जाता है। तो दोस्तों इसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में दो चीज़ें होती हैं। नंबर एक जो चीज़ होती है जैसे कि मैंने बताया पेट में अल्सर बनना, और दूसरी चीज़ होती है ड्यूडेनल अल्सर। दोस्तों पेट के बाद हमारी आँत शुरू हो जाती है, छोटी आँत स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, जिसमें जो पहला जो चीज़ होती है ड्यूडेनम हम इसे बोलते हैं। तो दोस्तों ड्यूडेनम में जब अल्सर बन जाता है तो हम इसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। तो दोस्तों गैस्ट्रिक अल्सर यानी पेट में अल्सर और छोटी आंत में अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। दोस्तों आखिर हम ये समझते हैं ये अल्सर बनता क्यों है। वो समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार हमारे पेट में ऐसा क्या चीज़ सिक्रीट होती है कि जो अल्सर कॉज करती है। दोस्तों हम हमारे पेट में एक एसिड जो है सिक्रीट होता है, जो पेट में जो सेल्स होते हैं, जो पेट के जो हमारा जो स्टमक होता है वही ये एसिड बनाता है। इस एसिड का नाम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोस्तों इस एसिड का जो pH होता है, आप जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस चीज़ को समझते होंगे, जो एसिड का एक pH होता है। तो दोस्तों हमारे पेट में जो एसिड बनता है उसका जो pH होता है वो 1 to 2 होता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये बहुत हाईली एसिडिक होता है। यूजुअली जो हम घरों में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यूज़ करते हैं उसका pH आप समझिए अराउंड 5, 6 और 7 होता है, लेकिन जो हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनता है उसका pH होता है 1 to 2, 1 से 2 के बीच में। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है। दोस्तों आखिरकार ये एसिड हमारे पेट में क्यों बनता है। दोस्तों बेसिकली ये एसिड और एक चीज़ भी और होती है पेप्सिनोजन, वो इसलिए बनती है बिकॉज इट इज़ यूज़फुल फॉर प्रोटीन डाइजेशन। ये जो हम प्रोटीन खाते हैं उसके डाइजेशन में काम करती है। दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन B12, इनके भी एब्जॉर्प्शन में इस चीज़ का रोल होता है एसिड और पेप्सिनोजन का। दोस्तों पेप्सिनोजन भी एक तरह से एक हमारे स्टमक में बनता है एसिड के जैसे। एक स्टमक में एक एसिड बनता है और एक दूसरी चीज़ बनती है पेप्सिनोजन, जो है पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं। बट वो क्यों सिक्रीट होते हैं वो जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, एक तो प्रोटीन डाइजेशन में और दूसरा आयरन के एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इन चीज़ का एसिड और पेप्सिनोजन का रोल होता है। उसके साथ साथ दोस्तों जो हम खाना खाते हैं उसमें जो भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनको मारने के लिए भी एसिड काम आता है, क्योंकि हमारे जो पेट में एसिड होता है वो हाईली एसिडिक होता है। उसका pH जैसे कि मैंने आपको बताया 1 to 2 के बीच में होता है। तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमने खाने के साथ खा लिए हैं, जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने खा लिए हैं, तो वो किल हो जाए, और इसलिए जो है ये एसिड प्रोड्यूस होता है।
दोस्तों ये जो एसिड होता है ये हाईएस्ट इसका सिक्रीशन होता है नाइट में और लोएस्ट सिक्रीशन होता है इन मॉर्निंग आवर्स। इसकी एक सर्कैडियन रिदम होती है और वो उस रिदम के हिसाब से ही प्रोड्यूस होता है। दोस्तों अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि भगवान ने एक तरह से हमें पेट में एसिड बनाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया, तो वो उस एसिड से हमारी जो पेट के अंदर की जो म्यूकोजा है, जो पेट के अंदर की जो एक तरह से आप कह दीजिए पेट के अंदर की जो खाल है, अब ये उस पर भी एक्ट करेगा। अगर वो डैमेज ना हो जाए तो भगवान ने एक और मैकेनिज्म इसमें बनाया है दोस्तों कि जो हमारी स्टमक की जो लाइनिंग होती है, स्टमक की जो एक तरह से आप मान सकते हैं स्टमक के अंदर की जो खाल होती है, उसके ऊपर दोस्तों बहुत सारा म्यूकस प्रोडक्शन होता है। बाइकार्बोनेट, फॉस्फोलिपिड और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होते हैं स्टमक के द्वारा ही। स्टमक के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं वहाँ से सिक्रीट होते हैं। इनका काम होता है कि एसिड से हमारे स्टमक को बचाना, ताकि एसिड खुद ही ना हमारे स्टमक को अंदर से डिस्ट्रॉय कर दे। तो एसिड जो सिक्रीट होता है वो स्टमक को अंदर से डिस्ट्रॉय ना कर दे। इस वजह से हमारे स्टमक के ही जो सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं, वो म्यूकस, बाइकार्बोनेट, फॉस्फोलिपिड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रीशन करते हैं, जिसके कारण जो स्टमक की लाइनिंग है, जो अंदर उसकी जो एक तरह से म्यूकोजा है, वो प्रोटेक्टिव बनी रहे। तो दोस्तों मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में इसको समझाता हूँ कि स्टमक के अंदर बेसिकली दो चीज़ें सिक्रीट होती हैं। पहला जो एसिड सिक्रीट होता है, एसिड के साथ एक पेप्सिन हो जाए, और दूसरी चीज़ होती है इस एसिड से हमारी स्टमक को बचाने के लिए जो उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो होता है म्यूकस, बाइकार्बोनेट, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो स्टमक को अंदर से लाइन कर देती हैं, ताकि जो HCl जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और वो हमारे जो स्टमक के अंदर की जो म्यूकोजा है या स्टमक के अंदर की जो एक तरह से आप मान लीजिए जो एक तरह से खाल है, उसको वो खुद ही ना डिस्ट्रॉय कर दे। तो दोस्तों अब हम इसमें ये समझते हैं कि जैसे कि मैंने आप लोगों को समझा चुका हूँ मैं कि एसिड का सिक्रेशन क्यों होता है, तो वो उस कारणों के लिए होता है। अब हम ये बात करते हैं कि आखिरकार जो अल्सर होता है उसके क्या बनने के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने समझाया, एसिड का बनना और उस एसिड से बचाव होना, तो दोस्तों इन दोनों चीज़ में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो अल्सर बन जाएगा। यानी अगर मान लीजिए एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगे या जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उनका जो है वो प्रोटेक्शन कम होने लगे, तो दोनों ही चीज़ कारणों में जो है अल्सर बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उसके क्या क्या कॉज होते हैं दोस्तों? सबसे पहला कॉज होता है एक दवाई जिसको हम बोलते हैं एनासिड्स, या जिसको हम आम भाषा में आप लोगों ने सुनी भी होगी, डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, एस्पिरिन वगैरह वगैरह। ये सब जो दवाइयाँ हैं दोस्तों ये एनासिड्स में आती हैं। इसका फुल फॉर्म होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो कि हम यूजुअली पेन वगैरह में देते हैं, जो बहुत कॉमनली भी यूज़ होती है और बहुत एब्यूज़ भी होती है ये दवाई। दोस्तों ये क्या करती है, एनासिड्स क्या करती हैं, ये जो हमारे स्टमक की जो प्रोटेक्टिव जो मशीनरी है जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह जो बनते हैं एक तरह से, उसको इनहिबिट कर देती है। तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन बन नहीं पाते, तो हमारे जो एसिड स्टमक के अंदर जो एसिड है वो हमारे स्टमक को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके कारण से अल्सर बन जाता है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बहुत सारे मरीज़ों को देखता भी हूँ अपनी ओपीडीज़ में, वो क्रोनिकली यूजुअली जो ओल्ड एज के मरीज़ होते हैं वो घुटने के दर्द के लिए या किसी और चीज़ के लिए वो लगातार जो है ये डिक्लोफेनेक या एसिक्लोफेनेक ये सब दवाइयाँ खाते रहते हैं और वो प्रेजेंट करते हैं उनको पेट में अल्सर बन जाता है। दूसरा दोस्तों एक इन्फेक्शन होता है जिसमें हम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई करके एक बैक्टीरिया होता है, वो इन्फेक्शन कर देता है, तो उससे भी अल्सर बन जाता है। उसके अलावा दोस्तों स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर दिस पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड होता है। जो लोग स्मोकर्स होते हैं, बीड़ी स्मोकर, सिगरेट स्मोकर या तंबाकू जो स्मोक करते हैं, हुक्का वगैरह स्मोक करते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं अल्सर की बीमारी से ग्रसित होने के लिए। उसके बाद दोस्तों इसमें शराब, अल्कोहल का भी रोल है। अल्कोहल ऑल्सो कॉजेज़ अल्सर। उसके अलावा दोस्तों इसमें ओल्ड एज जो है ये एक तरह से रिस्क होती है, एज के साथ साथ ज़्यादा संभावना होती है अल्सर बनने की। उसके साथ साथ दोस्तों ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़। एक दवाई होती है जिसको हम SSRI बोलते हैं, ये यूजुअली एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है, इससे भी पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दोस्तों कुछ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ यानी
फेफड़ों का एक रोग होता है जिसको हम COPD बोलते हैं, उसके मरीज़, या कोई किसी को किडनी की प्रॉब्लम रहती है तो किडनी वाले मरीज़ जो को ज़्यादा चांसेस होते हैं अल्सर की डिजीज़ होने के। उसके अलावा दोस्तों इसमें कई सारे केसेस में इडियोपैथिक भी होते हैं। इडियोपैथिक मतलब जिसमें कोई कॉज नोन नहीं होता, तो काफ़ी सारे पेशेंट उसके भी आते हैं। दोस्तों इसमें अब हम एक एक करके बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के जो दो पार्ट थे, ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर। दोस्तों ड्यूडेनल अल्सर जो होता है यानी छोटी आंत का जो अल्सर होता है, स्टमक के बाद आंत शुरू हो जाती है, छोटी आंत शुरू हो जाती है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। दोस्तों इसमें जो अल्सर बन जाता है उसको ड्यूडेनल अल्सर बोलते हैं। दोस्तों ये 90% जो केसेस में जो ड्यूडेनम का जो शुरुआती हिस्सा होता है उसी में ही होता है। और दोस्तों इसका जो दर्द होता है, इसका जो पेन होता है, जो पेट में दर्द होता है, दैट इज़ बर्निंग टाइप, मतलब पेट में जलन होती है। और दोस्तों जो इसका दर्द होता है वो खाली पेट ज़्यादा होता है जिसको हम हंगर पेन बोलते हैं। दोस्तों इसका जो दर्द होता है वो खाली पेट ज़्यादा होता है और खाना खाने के बाद सबसाइड हो जाता है, मतलब खाना खाने के बाद दर्द कम हो जाता है, खाली पेट दर्द ज़्यादा होता है। दोस्तों इसका जो दर्द होता है वो खाना खाने के 90 मिनट से लेकर के 3 आवर्स बाद शुरू हो जाता है, जो और फिर उसके बाद जब तक आप खाली पेट रहते हैं तब तक ये होता रहता है, और जैसे ही आप खाना खा लेते हैं वैसे ही ये दर्द ठीक हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इसका जो दर्द का एक और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है कि रात के 2-3 बजे के आसपास बहुत तेज़ दर्द होता है, इतना तेज़ होता है कि मरीज़ जो है अपनी नींद से भी जाग जाते हैं। तो वो भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश्ड फीचर होता है ड्यूडेनल अल्सर का। तो दोस्तों इसको अगर हम बहुत ही बेसिक समझें, जो आपको पेट में दर्द होगा, जलन जैसी होगी, इसके साथ साथ दोस्तों आपको एब्डोमिनल फुलनेस, मतलब पेट ऐसा भरा भरा लगेगा, ब्लोटिंग से सेंसेशन होगा, ऐसा लगेगा पेट में बहुत गैस बन रही है, बर्निंग सेंसेशन, पेट में छाती में जलन होगी जिसको हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं। या इस और जो इसका दर्द होता है वो खाली पेट ज़्यादा होता है, मतलब इसको हम हंगर पेन भी बोलते हैं। और खाना खाने के बाद जो है ये ठीक हो जाता है, और खाना खाने के जो है 90 मिनट से 3 घंटे के बाद जो है ये दर्द दोबारा होना शुरू हो जाता है। दोस्तों कुल मिला के ये है कि खाली पेट दर्द ज़्यादा होता है, आप जैसे ही कुछ खाते हैं वैसे ये दर्द कम हो जाता है, और जब खाना खाने के 90 से लेकर के 3 घंटे बाद ये दर्द दोबारा से शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जो ओल्ड एज वाले पेशेंट होते हैं, जिनकी उम्र ऑब्वियसली 60-65 साल से ज़्यादा है, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनमें पेन कम होता है ड्यूडेनल अल्सर का, वो प्रेजेंट करते हैं ब्लीडिंग के साथ या परफोरेशन के साथ। दोस्तों आगे मैं डिस्कस करूंगा कि जो अल्सर बन जाता है वो कभी कभी इतना गहरा हो जाता है, इतना जो उसकी जो म्यूकोज़ा में जो है इतनी ज़्यादा दर्द बढ़ जाती है कि वो जो हमारी स्टमक की अंदर वाली लेयर्स होती हैं वहाँ तक भी चला जाता है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। या कई बार वो जो अल्सर हो जाता है वो इतना गहरा हो जाता है कि वो बिल्कुल आर पार हो जाता है, तो वो परफोरेट भी कर सकता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे पास इसमें अगली चीज़ होती है वो गैस्ट्रिक अल्सर की होती है। दोस्तों गैस्ट्रिक अल्सर जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का दूसरा पार्ट है, गैस्ट्रिक अल्सर मतलब जो पेट में अल्सर होता है उसका जो दर्द होता है ये खाना खाने के बाद बढ़ जाता है। जी, जैसे आपने खाना खाया वैसे दर्द बढ़ जाएगा, और खाली पेट इसमें दर्द नहीं होता, और खाना खाने के बाद दर्द बढ़ जाता है। दोस्तों इस चीज़ को आप समझें, जो आंत का अल्सर होता है, ड्यूडेनल अल्सर का जो दर्द होता है वो खाली पेट ज़्यादा होता है, लेकिन जो स्टमक का अल्सर होता है यानी जो पेट का अल्सर होता है वो खाना खाने के बाद होता है, खाली पेट दर्द कम रहता है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश्ड फीचर है कि जो आंत का अल्सर होता है वो उसका जो दर्द होता है वो खाली पेट होता है, और जो स्टमक का यानी पेट का जो अल्सर होता है वो खाना खाने के बाद उसका दर्द ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ दोस्तों लोगों को नॉजिया, वॉमिटिंग वगैरह ये सब भी कंप्लेंट हो सकते हैं। दोस्तों अब इसमें मैं कॉम्प्लिकेशन आपसे डिस्कस करूंगा कि आखिरकार क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो जैसे कि पहला कि मैंने आपको बताया कि जब अल्सर बहुत ज़्यादा डीप होने लगता है तो ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि 15% केसेस में हमें देखने को मिलती है, और जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा होती है उनमें ज़्यादा रिस्क होता है ब्लीडिंग का। दूसरा होता है परफोरेशन, जैसा कि मैंने बताया वो अल्सर इतना डीप हो जाता है कि वो बिल्कुल आंत के आर पार हो जाता है, तो परफोरेट मतलब उसमें आंत में छेद हो जाता है, पूरी परफोरेट हो जाती है। तो ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट को जो है अचानक से बहुत सीवियर पेन होता है, और पेशेंट की हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो है बीपी फॉल हो सकता है, और पूरे एब्डोमेन में जो है एकदम से एब्डोमेन एक बहुत ज़्यादा रिजिडिटी हो जाती है बिल्कुल।
6 से 7% केसेस में होता है। उसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो हमारे अगर मान लो किसी के पेट में या आंत में जो छाले हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। उसके बाद दोस्तों जब हमारा जो खाना है वो आगे जा नहीं पाता, वो वहीं का वहीं रुका रहता है। तो इसकी वजह से जो है पेशेंट को हम बोलते हैं कि आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो हो सकती है। इसके बाद दोस्तों इसमें जो है कि कब हमें इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है, तो हम इसको बोलते हैं अलार्म सिम्टम्स, मतलब ALARM। अभी आप मेरी स्क्रीन, अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अलार्म सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आपको बहुत मतलब थोड़ा सा चिंता की बात है और आप तुरंत जो है नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ। अलार्म में पहले चीज़ हो गया अनीमिया। अगर आपको खून की कमी है तो आपको जो है, अगर आपको ये अल्सर वाला दर्द होता है उसके साथ में आपको खून की कमी है तो आपको अर्जेंटली जो है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाना चाहिए। अगर आपका लॉस ऑफ वेट, मतलब आपका वजन कम हुआ है, मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट अगर आपका कम हुआ है तो आपको थोड़ा चिंता का विषय है, आपको नज़दीकी अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एनोरेक्सिया, अगर आपको भूख बहुत कम लगती है, भूख ज़्यादा कम हो गई, मतलब आप पहले 10-12 एक दिन में पूरा मिला करके अगर आप तीनों टाइम का मिला करके 10-12 रोटी खा लेते थे, या पर मील आप 3 से 4 रोटी खा लेते थे, लेकिन अब आप आधी या 1 रोटी खा पा रहे हैं, तो वो भी बहुत डरने वाली बात है अगर आपकी भूख कम हो रही है। उसके बाद दोस्तों रीसेंट ऑनसेट ऑफ प्रोग्रेसिव सिम्टम्स, यानी अगर आपको रीसेंट ऑनसेट या हम तक कहें न्यू ऑनसेट अगर सिम्टम्स हुए हैं ये सब अल्सर की बीमारी के, तो दोस्तों स्पेशली मोर देन 40 ईयर्स में अगर ये पहली बार आपको हो रहे हैं तो थोड़ा सा चिंता का विषय है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई मास, मतलब आपको पेट में कोई गांठ महसूस होती है, या फिर अगर दोस्तों आपको उल्टी परसिस्टेंट रहती है और उल्टी में खून आता है, हेमेटोमेसिस इसको बोलते हैं, या मलीना का मतलब अगर आपको बिल्कुल काले रंग की लेटरिंग आती है तो भी ये थोड़ा चिंता का विषय। दोस्तों काले रंग की लेटरिंग इज़ ऑल्सो अपर जीआई ब्लीड। हम जो हमारे अगर मान लो पेट में या जो डुडेनम का फर्स्ट पार्ट है वहाँ से अगर जहाँ पे अल्सर होता है वहाँ से अगर थोड़ी थोड़ी करके ब्लीडिंग होती रहती है तो उससे जो है हमारी जो स्टूल होता है, हमारा जो लेटरिंग होता है उसका रंग बिल्कुल काला हो जाता है, जिसको हम मलीना बोलते हैं, तो वो भी एक चिंता का विषय है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई स्वेलोइंग डिफ़िकल्टी, मतलब खाना निगलने में कोई तकलीफ़ होती है तो वो भी एक अलार्म सिम्टम है। अगर दोस्तों आपको अल्सर का पेन है, अल्सर के सिम्टम्स हैं, उसके साथ अगर आपको अलार्म सिम्टम्स कुछ हैं तो आपको थोड़ा सा चिंता करने का ये विषय है और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में दिखाइए। दोस्तों इसकी अगर आपको ये अलार्म सिम्टम्स है तो यूजुअली डॉक्टर जो है आपको एक एंडोस्कोपी के लिए एडवाइस करते हैं। एंडोस्कोपी एक बहुत ही एक तरह से आजकल बहुत कॉमनली रूटीनली परफॉर्म होने वाला टेस्ट है, जिसमें हम जो है मुंह के रास्ते एक एंडोस्कोप, एक दूरबीन को जो है पेट में डालते हैं और छोटी आंत तक भी वो चली जाती है ड्यूडेनम तक, और उसको हम अंदर से ही देख लेते हैं एग्जैक्टली जो भी अगर छोटे से छोटा भी अल्सर होगा तो वो हमें दिख जाता है। इसके बाद दोस्तों इसमें और भी सारे टेस्ट होते हैं जैसे बेरियम स्टडी वगैरह। इसमें हम बेरियम नाम का एक कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है, वो पेशेंट को खाने के लिए बोलते हैं और फिर उसका एक्सरे कराते हैं, वो भी एक टेस्ट होता है। बट आजकल एंडोस्कोपी होने लगी है। एंडोस्कोपी बहुत ज़्यादा बहुत हाईली सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन है, इससे छोटे से छोटा कोई अल्सर हो तो वो भी दिख जाता है। उसके बाद दोस्तों इसमें एंडोस्कोपी जब करते हैं तो अगर ये लगता है कि कुछ जैसे कोई बहुत बड़ा अल्सर है या मल्टीपल अल्सर है या गैस्ट्रिक में अगर आपकी स्टमक में अल्सर है तो वहाँ से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा भी ले सकते हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन माइक्रोस्कोप द्वारा होती है, और इसमें अगर और भी कोई समस्या होती है तो वो भी पता चल जाती है, तो इसलिए बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट है, उसकी जो दवाइयाँ होती है उसमें बहुत सारी मल्टीपल दवाइयाँ आती हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम एंटासिड्स, और उसके बाद जो है H2 ब्लॉकर जिसमें आपके रेनिटिडीन वगैरह दवाइयाँ हो गई। उसके बाद दोस्तों PPI आ गए जिसमें आपके ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ठीक है, इस प्रकार की जो दवाइयाँ आ गई वो हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो दवाइयाँ हैं ये भी आप डॉक्टर से परामर्श करने के बाद लें, क्योंकि आजकल मैं ये देखता हूँ कि जो PPI जो गैस की दवाई है वो बहुत ही अंधाधुंध अब्यूज़ हो रहा है उसका, मतलब वो एक तरह से लोग प्रसाद के तौर पे खाते रहते हैं, अपने आप केमिस्ट की शॉप से ले आते हैं और खाते रहते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जो प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो दवाई आप गैस की लेते हैं इसके बहुत ही खतरनाक साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि फ्रैक्चर बोन, आपकी हड्डियों का फ्रैक्चर हो सकता है, स्पेशली ओल्ड एज वाले पेशेंट जो लंबे समय से गैस की गोली खाते रहते हैं, दर्द की गोली खाते रहते हैं, गैस की गोली खाते रहते हैं, उनमें दोस्तों हड्डियों का फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। स्पेशली जो फीमर का, जो नेक ऑफ फीमर का, जो पैर की जो हड्डी होती है नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर, वो भी बहुत कॉमन हो जाता है। इसलिए आप बिल्कुल भी बिना डॉक्टर परामर्श की दवाई बिल्कुल ना लें।
उसके बाद दोस्तों निमोनिया होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा दवाई खाते हैं गैस की। उसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम लेवल, हमारे शरीर में मैग्नीशियम एक आयन होता है, वो उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपकी पीपीआई वाली दवाई ये किडनी पर भी इफ़ेक्ट करती है जी। अब बहुत सारी सी स्टडीज़ आने लगी हैं, इट कॉजेज़ किडनी इंजरी, एक्यूट किडनी इंजरी वगैरह, या एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस या सीकेडी भी कॉज करती हैं। दोस्तों बिना डॉक्टरी परामर्श के बिल्कुल भी दवाई ना लीजिए गैस की, ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। उसके बाद दोस्तों इसका जो एक मैंने कॉजेटिव एजेंट बताया था एच पाइलोराई, जो बैक्टीरिया होता है जो अंदर हमारे अल्सर में जो रह जाता है वो उसको हील नहीं होने देता, तो दोस्तों उसके लिए भी एक अलग से दवाइयाँ आती हैं। वो आपके जो टेस्ट होते हैं, एंडोस्कोपी का टेस्ट होता है, उसमें एक एच पाइलोराई का भी एक अलग से टेस्ट करते हैं, तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसकी भी दवाई अलग से चलती है और वो मोर देन 90% केसेस में रेडिकेट हो जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इसमें मैंने समझाने की कोशिश की है कि अल्सर की दिक्कत क्या होती है और क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं और क्या होता है इसका जो है इलाज। दोस्तों लास्ट में जो मैं समरी में देना चाहता हूँ वो ये देना चाहता हूँ कि एक तो जो दर्द की दवाइयाँ जो बहुत लोग खाते रहते हैं, ख़ास तौर पे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, जो मल्टीपल जिनको चीज़ें होती है जैसे घुटने में दर्द, हाथ पैरों में दर्द, तो दोस्तों लोग क्या करते हैं केमिस्ट की शॉप पर जाते हैं कि दर्द की दवाई दो, और वो डिक्लोफेनेक, एसिडक्लोफेनेक ये सब दवाई जो है खाते रहते हैं, जिसके कारण उनको अल्सर बन जाता है। तो दोस्तों बिना डॉक्टर की परामर्श के आप ये खुद से दवाई ना लें, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, प्लीज़ बिना डॉक्टरी परामर्श के ये दवाई ना लें, क्योंकि ये अल्सर कॉज कर देती है। और दोस्तों और जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उसमें अल्सर की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग, परफोरेशन, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने काफ़ी सारे ऐसे मरीज़ देखे हैं। और दूसरी चीज़ है जो इसकी गैस की दवाई आती है वो भी बहुत इजीली मार्केट में केमिस्ट की शॉप पर जो अवेलेबल है, तो लोग जाते हैं तो और गैस की दवाई खाते रहते हैं, कई महीनों सालों तक बीच बीच में खाते रहते हैं। तो दोस्तों वो भी मत कीजिए, बिना प्रॉपर डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए आप बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन लिए आप या खुद से दवाई बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं। तो आप जो है प्रॉपर इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराइए ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकें। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ आप अगर जो है इसको वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि पेरीफेरी तक, स्पेशली गाँव तक जो है ये वीडियो जाए और लोग इस चीज़ से अवेयर हो सकें। और जो जैसा कि मैंने जो बताया है, जो एनासिड वाली दवाई को अंधाधुंध ना खाएं, ना ही गैस की दवाई ज़्यादा खाएं, ना ही इसको गैस को करने वाली जो एनासिड दर्द की दवाई होती है ना उसको भी ज़्यादा ना खाएं, ताकि वो इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। दोस्तों प्लीज़ इसको लास्ट तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो सके। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मैं होप करता हूँ कि आपको लोग पसंद आई होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।